तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जी के शॉर्ट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गांधी जी फर्स्ट केस, गांधी जी ग्रेट ट्रायल, हिज रिटन ओरल स्टेटमेंट एंड हिज रिएक्शन ऑन द जजमेंट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके 2 मिनट लेना चाहूँगा कि वीडियो बनाने का मकसद क्या है। फर्स्ट ये है कि मुझे रिवाइज़ करना है खुद, क्योंकि मैं भी फर्स्ट सेम से हूँ, तो मुझे रिवाइज़ करने में हेल्प हो जाती है, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं अच्छे से प्रिपेयर करता हूँ, तो उससे मेरी रिवीजन में हेल्प होती है। और साथ में बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो पिछले 2-3 दिन से मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, चाहे वो ला स्कूल से हो या केसी डोगरा या अशोका ला कॉलेज से हो। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जिनको नीड है नोट्स की, और मुझे पर्सनली भी कितने फ्रेंड्स ने मुझे मैसेज किया, फ़ोन किया कि नोट्स दीजिए। तो जब नोट्स मांगने लगे तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा तो मैं यूट्यूब पर वीडियो चढ़ाऊँ, क्योंकि मेरा चैनल है यूट्यूब पर, तो इसलिए मैं वीडियो चढ़ा रहा हूँ। और मुझे ये भी पता है कि कहीं ना कहीं वीडियो में कुछ ना कुछ तो गलती होगी, क्योंकि इस वर्ल्ड में मिस्टर परफेक्ट तो कोई नहीं है। परफेक्ट हो सकता है लेकिन मिस्टर परफेक्ट नहीं हो सकता। तो ये मैं कहना चाहूँगा। और अगर आप लोग मुझे हेल्प करना चाहते हैं तो मैं आपको नंबर दे दूँगा, पेटीएम नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा नंबर आपको, वहाँ से आप मुझे जो भी आप हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो नोट्स के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मेल है, मेल पर आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विद माय द गांधी फर्स्ट केस। तो होता क्या है कि बॉम्बे में गांधी जी इंडियन लॉ की स्टडी करते हैं अपने फ्रेंड के साथ, जिनका नाम था वीरचंद गांधी। मैं आपको लास्ट में इसके बिल्कुल ब्रीफ में बता दूंगा कि आपको क्या क्या की पॉइंट याद रखने हैं क्वेश्चन, जब आपको मतलब पेपर में, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। ही स्ट्रगल विद इंडियन लॉ कॉलिंग इट अ टेडियस सब्जेक्ट। तो वो बताते हैं कि जो इंडियन लॉ के साथ उनकी स्ट्रगल थी वो बहुत ही मतलब बेकार थी, क्योंकि उनको समझ नहीं आता था, क्योंकि उन्होंने फॉरेन लॉ को, इंग्लैंड के लॉ को पढ़ा था। इंडियन लॉ उनको बहुत थकाऊ सब्जेक्ट लगता था, लेकिन उनमें जो एविडेंस एक्ट था उसको वो बहुत मतलब इंटरेस्टिंग लगता था उनको, लेकिन सिविल प्रोसीजर कोड जो था वो उनको अच्छा नहीं लगता था, बिकॉज उनको समझ नहीं आती थी। उनका जो फ्रेंड था जिसका नाम था वीरचंद, वो उनको मतलब स्टोरी बताते हैं ग्रेट लायर्स की, जैसे उन्होंने बताया वहाँ पर कि सर फिरोज़ शाह मेहता। तो आप बुक अपने पास रखिए ताकि अंडरस्टैंडिंग में हेल्प होगी, क्योंकि मैं ओनली स्टोरी बता रहा हूँ, लाइन टू लाइन नहीं जा रहा हूँ। तो सर फिरोज़ शाह मेहता के बारे में बताते हैं। उनकी जो लीगल एबिलिटी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उनको लॉ का बहुत डीप नॉलेज है। और एक दूसरा नाम बताते हैं बदरुद्दीन त्याबजी। ये एक लायर थे। उनकी आर्गूमेंट जब वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते थे कोर्ट में तो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि जज भी बेहोश हो जाता था, मतलब जज को चक्कर आ जाता था वो उनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग देखे, आर्गूमेंट जब वो कोर्ट में करते थे। ये स्टोरी गांधी जी को थोड़ी सी मतलब टेंशन में डाल लेती थी, कि वो सोचते थे कि एक गुड लायर बनना तो बहुत डिफ़िकल्ट है। उन्होंने ये सीखा, ये पाया कि एक बैरिस्टर बनने के लिए 5 से 7 साल लग जाते हैं, मतलब एक स्टेबल प्रैक्टिस के लिए। तो ये एक सच बात है, क्योंकि लॉ करने के बाद भी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हम डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते, हमें हेल्पिंग करनी पड़ेगी पहले, जैसे कोई गाड़ी के साथ जैसे कंडक्टर होता है वैसे हमें भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि हमको प्रोसेस पता नहीं होता है। तो उस वजह से हमें टाइम लगेगा एक अच्छा लॉयर बनने के लिए। फिर यहाँ पर वीरचंद उनको एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि आप अपने आप को लक्की समझ सकते हो कि अगर आप 3 साल में अपनी नाव को खुद चला सकते हो, उसको पैडल कर सकते हो। इफ़ यू कैन पैडल योर कैनो इन 3 years देन यू कैन फील यू शुड काउंट योर सेल्फ लक्की। ठीक है। इसके बाद गांधी जी बताते हैं कि उनको
मतलब कोर्ट में जब मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है उसमें उनको बहुत डर लगता था। और वो बताते हैं कि मेरे पास ऐसे वर्ड नहीं बताने के लिए, मैं मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं कितना डरता हूँ वहाँ पर। तो वो बताते हैं कि जब एक नई दुल्हन मतलब अपने ससुराल के घर में आती है वो कितनी नर्वस होती है, उसी तरह गांधी जी की फीलिंग हो जाती है जब वो कोर्ट में जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक केस लिया था जिसका नाम है मामी बाई केस। एक स्मॉल केस था, छोटा सा केस था। तो इसके मैं आपको फैक्ट बताता हूँ इसमें क्या हुआ। इसमें गांधी जी बताते हैं कि उन्होंने 30 रुपये फ़ीस ली थी उस केस की, और वहाँ पर उनको बताया गया था कि आपको कमीशन देना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने कमीशन के लिए मतलब सख्त मना कर लिया। तो उन्होंने इस केस को 30 रुपये में लिया। लेकिन जब वो कोर्ट में खड़े हुए क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए, उनके सर चकरा गया, उनको कोई क्वेश्चन नहीं आने लगा उनके माइंड में। तो उनको ये लगा कि जज मुझ पर हंस रहे हैं, और जो वकील है उनको मतलब बहुत जो दूसरे वकील हैं उनको एक तमाशा मिल गया वहाँ पर देखने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, अपने एजेंट को बुला के बोला कि मैं ये केस नहीं ले सकता हूँ, आप किसी दूसरे वकील को दे दो। तो फिर वो केस लिया था पटेल ने, जिसने उसकी फ़ीस ली थी 51 रुपये। वो उनको बहुत मतलब वहाँ पर शर्म महसूस हुई। तो मतलब उनको उनका जो कॉन्फिडेंस था वहाँ पर वो बहुत डाउन हो गया। फिर उन्होंने आगे सोचा कि अब मैं आगे से कोर्ट में नहीं आऊँगा जब तक मैं अपने आप को कॉन्फिडेंस फील ना करूँ। उसके बाद एक उनके पास केस आया जहाँ पर क्या हुआ था कि एक मुसलमान की लैंड को पोरबंदर में पोरबंदर में कॉन्फेस्केटेड कर लिया था मुसलमान की लैंड को। तो वो केस उनके पास आया, लेकिन वो केस बहुत ही वीक था। लेकिन उन्होंने फिर भी उस केस को एक्सेप्ट किया, और उनके जो फ्रेंड थे उन्होंने वहाँ पर उनके फ्रेंड ने उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिलाया। लेकिन उन्होंने ये सोचा आगे कि मैं प्रैक्टिस के साथ साथ टीचिंग भी करता हूँ ताकि मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिले। तो जब वो टीचिंग के लिए गए, लेकिन उनको वहाँ पर रिजेक्ट कर लिया क्योंकि उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं थी। इस रिजेक्शन से क्या हुआ कि उन्हें बहुत टेंशन हुई, उनके भाई को भी टेंशन हुई। तो उन्होंने डिसाइड किया कि बॉम्बे में रहना अब ज़्यादा ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत कॉस्टली पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि मैं वापस राजकोट चले जाता हूँ। तो बॉम्बे में वो क्या करते थे कि वो हाई कोर्ट डेली अटेंड करते थे ताकि कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिले, कोर्ट हेयरिंग देखते थे। लेकिन उनको ज़्यादा कुछ वहाँ पर समझ नहीं आता था, और जिस वजह से कभी कभी वो वहाँ पर सो जाते थे कोर्ट में। और उनके दूसरे फ्रेंड भी थे, वो भी सेम ऐसा ही करते थे, वो भी देखने के लिए आते थे। तो उनको वहाँ पर मतलब शर्म भी आती थी, लेकिन उनके फ्रेंड साथ में होने की वजह से थोड़ी सी शर्म उनकी कम हो जाती थी। लेकिन बाद में उनको ये यकीन हो गया कि यहाँ पर मतलब अगर आप सो जाते हो कोर्ट में, ये एक फ़ैशन है। उसके बाद वो बताते हैं अपने ट्रैवलिंग के बारे में कि जब वो हाई कोर्ट जाते थे तो वो पैदल जाते थे, 45 मिनट्स का वो सफ़र करते थे। तो वो अगर जब गर्मी होती थी ज़्यादा उस टाइम पर भी वो पैदल ही जाते थे, जिस वजह से उनके पैसे भी बचते थे और उनकी जो हेल्थ थी वो भी मेंटेन रहती थी। और दूसरे उनके जो फ्रेंड्स थे वो बीमार हो जाते थे, लेकिन वो बीमार नहीं रहते थे क्योंकि वो पैदल जाते थे, और जिस वजह से उनकी हेल्थ बड़ी स्ट्रॉन्ग रहती थी। तो ये आ गया गांधी जी का ब्रीफ में मैंने फ़र्स्ट केस बता दिया। इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मेल कीजिए, मैं आपको सेंड कर दूँगा नोट्स। बिल्कुल शॉर्ट में मैंने नोट्स बनाए हैं, आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि इस वक्त तो मैं ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लाइन टू लाइन नहीं जा रहा हूँ। अब हम गांधी जी का जो ग्रेट ट्रायल है उसको डिस्कस करते हैं। तो द ट्रायल ऑफ गांधी जी, द ग्रेट ट्रायल, इसको स्टार्ट करते हैं। तो गांधी जी का जो ट्रायल था उसमें जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी वो रिकॉर्ड हुआ था कोर्ट में, उसको ही हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मिस्टर एम के गांधी के बारे में कि गांधी जी कौन थे। तो यहाँ पर बुक में दिया गया है कि गांधी वाज अ फार्मर एंड वीवर बाय प्रोफेशन, से वो एक फार्मर और वीवर थे। और रहते कहाँ थे, सत्याग्रह आश्रम साबरमती अहमदाबाद में था।
तो जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो उन्होंने वहाँ पर बताया कि आई सिंपली विश टू स्टेट दैट व्हेन द प्रॉपर टाइम कम्स आई शैल प्लीड गिल्टी फॉर डिसअफेक्शन टुवार्ड्स द गवर्नमेंट। वो बताते हैं कि जब एक प्रॉपर टाइम आएगा उस टाइम पर मैं ये प्ली कर दूंगा, मतलब जो मैंने गलती की है उसको मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। और आगे वो बताते हैं इट इज़ ट्रू दैट आई एम एडिटर ऑफ द यंग इंडिया। बताते हैं ये सच है कि मैं यंग इंडिया का एडिटर था और जो आर्टिकल मेरे सामने पढ़ा गया है वो मेरे द्वारा ही रिटर्न किया गया, मैंने ही लिखा उसको। फिर आगे बताते हैं जो पब्लिशर है उन्होंने मुझे परमिशन दी थी कि मैं जो भी पेपर की पॉलिसी है उसको मैं कंट्रोल कर सकूं। फिर बताते हैं आगे कि मिस्टर शंकर लाल बैंकर वो प्रॉप्टर थे, जो ये यंग इंडिया के प्रॉप्टर थे, वो सेकंड एक्यूज थे। तो वो स्टेटमेंट करते हैं, वो भी यही बताते हैं कि जब प्रॉपर टाइम आएगा आई वुड प्लीड गिल्टी टू द चार्ज ऑफ हैविंग पब्लिश द आर्टिकल, मतलब जो भी मैंने पब्लिश किया आर्टिकल का उसको मैं एक्सेप्ट करूँगा कि हाँ मैंने गलती की हूँ, आई एम गिल्टी। तो चार्ज उनको फ्रेम किया गया था 3 काउंट में, क्योंकि उन्होंने 3 आर्टिकल पब्लिश किए थे और जब उनको लास्ट पर उन पर पुनिशमेंट हुई थी वो भी 3 काउंट में हुई थी, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अंडर सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पेनल कोड एंड 2 एक्यूज वर कमिटेड टू द सेशन। गांधी जी को साबरमती जेल में लिया गया था जहां पर उसे डिटेन किया गया था जब तक हेयरिंग नहीं आई थी। 18 मार्च को हेयरिंग थी। एट लास्ट द ट्रायल कैम ऑफ ऑन सैटरडे 18th of March 1922 बिफोर मिस्टर CN ब्रूमफील्ड। तो 18 मार्च 1922 को ट्रायल हुआ था, सैटरडे का दिन था। जज का नाम था ब्रूमफील्ड, जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे अहमदाबाद के। और ये ट्रायल कहाँ पर हुआ था? गवर्नमेंट सर्किट हाउस में हुआ था, शाही बाग अहमदाबाद, जहाँ पर मिस्टर गांधी एंड बैंकर का ट्रायल हुआ था 12 बजे सैटरडे को 18 मार्च 1922। CN ब्रूमफील्ड जज के सामने, वो एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे अहमदाबाद के। तो आपको इसमें याद क्या क्या रखना है? पहला चीज़ आर्टिकल जो उन पर चार्ज लगे थे 124A, जो जज का नाम है CN ब्रूमफील्ड। कब ये ट्रायल हुआ था? 18 मार्च 1922 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गवर्नमेंट सर्किट हाउस एट शाही बाग अहमदाबाद में हुआ था। और इसके बाद जो एडवोकेट जनरल थे बॉम्बे गवर्नमेंट के, उनका नाम था सर थॉमस स्ट्रैंगमैन, आप बुक में देख सकते हो। और जो राहो बहादुर गिरधार लाल कुछ नाम है ऐसे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिन्होंने प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट किया था। जो एक्यूज थे वो अनडिफेंडेड थे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास वकील था, क्योंकि उनके पास अटॉर्नी जनरल था। लेकिन जो एक्यूज थे उनके पास कोई भी ऐसा लायर नहीं था, बिकॉज गांधी जी खुद लायर थे, तो उन्होंने अपना केस खुद हैंडल किया था। द चार्ज अंडर सेक्शन 124A इंडियन पेनल कोड वर देन रीड आउट बाय द रजिस्ट्रार। जो सेक्शन 124 इंडियन पेनल कोड है उसको वहाँ पर पढ़ा गया। द ऑफेंस हैव बीन कमिटेड इन 3 आर्टिकल, 3 आर्टिकल में ऑफेंस को कमिट किया गया था, पब्लिश किया गया था यंग इंडिया में। 1 सितंबर 29, 1921, फिर दिसंबर 15, 1921 एंड फरवरी 23, 1922। द ऑफेंडिंग आर्टिकल्स वर देन रीड आउट। फर्स्ट था उसमें टेम्परिंग विद लॉयल्टी, सेकंड था द पजल एंड इट्स सोल्यूशन, थर्ड शेकिंग द मैंस। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? अटॉर्नी जनरल का नाम, प्रोसिक्यूटर का नाम, फिर आपको आर्टिकल कब कब पब्लिश हुए थे, 29, 15, 23 सितंबर, दिसंबर और फरवरी में। और जो आर्टिकल के क्या क्या नाम थे? टेम्परिंग विद लॉयल्टी, द पजल एंड इट्स सोल्यूशन और शेकिंग द मैंस, थर्ड। उसके बाद हुआ क्या कि बोथ द एक्यूज वर चार्ज विद द 3 ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 124A कंटेन इन आर्टिकल रीड आउट रिटन बाय मिस्टर गांधी एंड प्रिंटेड बाय मिस्टर बैंकर। रिटन किसने किए थे? मिस्टर गांधी ने, और प्रिंट किया था मिस्टर बैंकर ने। और जो वर्ड डिसअफेक्शन यूज़ किया गया है उसको सेक्शन में डिफाइन किया गया है, where they were told that disaffection include disloyalty and feeling of enmity
एंड द बॉम्बे हाई कोर्ट आल्सो गेव रिपोर्ट। मतलब जो वार्ड डिसअफेक्शन गांधी जी पर जो चार्ज लगा था कि उन्होंने डिसअफेक्शन किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, और उन्होंने फीलिंग है उनके अंदर एक एनिमी की फीलिंग है, वो इस सेक्शन में डिफाइन है। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस पर एक रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट क्या दी थी वो हम छोड़ते हैं क्योंकि वो इतना ज़रूरी नहीं है। आगे बोलते हैं, जज पूछते हैं गांधी जी को कि क्या आप अपने आप को गिल्टी मानते हो या क्या आप अपने ट्रायल को आगे लेना चाहते हो, मुकदमा लड़ना चाहते हो। तो गांधी जी यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि वो आई प्लीड गिल्टी टू ऑल द चार्ज। तो मिस्टर बैंकर भी यही बोलते हैं, वो भी उनसे भी यही पूछा जाता है कि आप गिल्टी प्लीड करते हो या फिर क्लेम टू बी ट्राइड। तो वो भी बोलते हैं मिस्टर बैंकर आई प्लीड गिल्टी। उसके बाद आ गया एडवोकेट जनरल। ये डिमांड करते हैं कि ट्रायल को आगे बढ़ाया जाए। जो एडवोकेट जनरल था वो चाहते थे कि ट्रायल आगे जाए क्योंकि अंडर सेक्शन 271 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये बोलता है कि अगर एक्यूज है वो गिल्टी प्लीड कर ले तो उनका जो भी रिकॉर्ड है उसको दर्ज किया जाए और उनको उस बेस पर सज़ा दी जाए। लेकिन वो चाहते हैं कि गांधी जी एक पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, उनको पूरी समझ है, और गांधी जी ये भी बताते हैं कि इसका मतलब क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जो मैंने काम किया है। तो जब इतना कुछ उनको पता है तो इन्होंने ऐसा काम क्यों किया। वो चाहते हैं जो एडवोकेट जनरल कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर जांच होनी चाहिए अच्छे से कि ऐसा इन्होंने क्यों किया। तो ऐसा कुछ वो बताते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जब कोर्ट रिप्लाई करता है तो कोर्ट रिजेक्ट कर देता है उनकी प्ली को एडवोकेट जनरल की। जो एडवोकेट जनरल यहाँ पर सजेशन देते हैं, कोर्ट ये बताता है कि जब गांधी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि मैं आई प्लीड गिल्टी, तो फिर यहाँ पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने का कोई मतलब नहीं है। तो इस पर गांधी जी स्माइल करते हैं। तो यहाँ पर जो एडवोकेट जनरल है सर थॉमस स्ट्रैंगमैन, वो बताते हैं कि गांधी जी ने जो यंग इंडिया में लिखा है वो एक ऑर्गेनाइज कैंपेन है ना, उनकी एक सोची समझी साजिश है अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसअफेक्शन। और वो ये भी बताते हैं कि जो चोरी चारा, बॉम्बे रॉयट्स, ऐसे जो सिविल डिसोबीडियंस हुए उनके पीछे कहीं ना कहीं गांधी जी का हाथ है, वो इनके लिए डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली जिम्मेवार है। तो कोर्ट एक्नॉलेज करता है सीरियस ऑफेंसेस एंड कंसीडर अप्रोप्रिएट पनिशमेंट। लेकिन आगे क्या होता है कि द सेकंड एक्यूज हु पब्लिश है ना, जो मिस्टर बैंकर थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सिर्फ पब्लिश किया था तो उनका क्राइम थोड़ा कम था। लेकिन जज यहाँ पर बताते हैं गांधी जी को कि क्या आप कोई स्टेटमेंट देना चाहते हैं कि नहीं। तो इस पर गांधी जी बताते हैं कि हाँ वो एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट देना चाहते हैं। तो अब हम उस रिटर्न स्टेटमेंट को ही पढ़ते हैं। लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट से पहले हम ओरल स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। ओरल स्टेटमेंट में क्या हो, नोट्स के लिए आप मेल कर सकते हैं क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। तो ओरल स्टेटमेंट में क्या होता है कि गांधी जी बताते हैं कि ओरल स्टेटमेंट पढ़ने से पहले रिटर्न स्टेटमेंट देने से पहले मैं ओरल स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। वो बताना चाहते हैं यहाँ पर कि जो एडवोकेट जनरल ने जितना भी स्टेटमेंट दिया है मेरे बारे में वो बिल्कुल सही है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। और वो ये भी बताते हैं कि मुझे यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब मैं बिल्कुल कोशिश नहीं करूँगा कुछ भी फैक्ट कोर्ट से छुपाने की। मैं ऐसा प्ले बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि अब वो ऐसा नहीं बताना चाहते हैं कि मैंने ये आर्टिकल पब्लिश किए लेकिन पब्लिश करने के बाद अब वो कोर्ट को बोलेंगे नहीं नहीं मेरा ये मकसद नहीं था डिसअफेक्शन का। वो बताना चाहते हैं कि मेरा यही मकसद है कि मैं डिसअफेक्शन चाहता हूँ, मैं डिसअफेक्शन कर रहा हूँ, मैं डिसलॉयल्टी शो कर रहा हूँ ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। और ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में कैसे यहाँ पर उसको एस्टेब्लिश किया गया है, बाय लॉ किया गया है, ना कि बाय पीपल। ठीक, आगे वो बताते हैं कि मतलब जो मद्रास में हुआ, जो बॉम्बे में हुआ, चोरी चारा का इंसिडेंट हुआ, उस पर जो भी मतलब ब्लेम गांधी जी पर लगाया गया है वो भी उसको फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वो बताते हैं कि इस पर मैंने बहुत सोचा,
रात रात दिन दिन डीपली सोचा कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इट इज़ इम्पॉसिबल फ्राम मी टू डिसोशिएट माई सेल्फ फ्राम द क्राइम्स ऑफ चोरी चारी एंड द मैड आउटरेज ऑफ बॉम्बे, कि जो ये इंसिडेंट हुए इनको मैं अपने से अलग नहीं कर सकता था। और मैं जानता था मैं आग के साथ खेल रहा हूँ, और अगर मुझे छोड़ दिया जाए तो मैं फिर भी वही करूँगा जो मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर फिर गांधी जी बताते हैं कि उन्हें महसूस हुआ इस मॉर्निंग कि जो उन्होंने बताया, जो अभी तक इन्होंने स्टेटमेंट में बताया, अगर मैं ये नहीं बताता तो मैं अपने काम में फेल हो जाता। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि मुझ पर जो भी चार्ज लगे मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। जो बॉम्बे में हुआ, जो मद्रास में हुआ, जो भी सिविल डिसोबीडेंस हुआ, उसकी मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका हाथ था उसमें, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, बिकॉज वो पब्लिक लीडर थे और लोग उनको फॉलो करते थे। अगर वो वहाँ से पीछे हट जाते तो लोग उनका साथ छोड़ देते, और जब लोग पीछे हट जाएंगे तो फिर कानून आपको नहीं छोड़ेगी। क्योंकि गांधी जी को पता था कि पैसे से हम नहीं जीत सकते, क्योंकि अगर आपके पास पैसा जितना भी हो, लेकिन आपके पास अगर पब्लिक का सपोर्ट ना हो तो आप कुछ गलत करोगे तो आपको नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन आप जब पब्लिक आपके साथ होगी, आप एक अच्छे कदम उस पर जाओगे तो आपको ला कुछ नहीं कर सकता उसमें। वो ये चीज़ बता रहे हैं। और वो बताते हैं कि मेरा जो फर्स्ट एंड लास्ट आर्टिकल है वो नॉन वायलेंस है, ऐसा कुछ वो वहाँ पर बताते हैं। और बताते हैं कि आई एम हेयर टू सबमिट नॉट अ लाइट पेनल्टी बट टू द हाईएस्ट पेनल्टी। बोलते हैं मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ कि मुझे लाइट पेनल्टी मिले, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मुझे सख्त से सख्त मुझ पर पेनल्टी डाली जाए। मैं मर्सी के लिए नहीं आया हूँ। वो इनवाइट करते हैं यहाँ पर कि जो हाईएस्ट पेनल्टी है, पॉसिबल हाईएस्ट पेनल्टी है, वो मुझ पर डालिए, क्योंकि जो मैंने किया है वो कानून की नज़र में क्राइम है, लेकिन एक सिटीज़न की नज़र में, एक मॉरल ड्यूटी की नज़र में वो मेरे लिए एक सबसे बड़ी ड्यूटी है। आई एम गोइंग टू से इन माई स्टेटमेंट आइदर टू रिज़ाइन योर पोस्ट। बताते हैं जज को कि या तो अपनी पोस्ट रिज़ाइन दे दो या मुझ पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। ये कुछ वो वहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर एक उनका मेमोरेबल कोट भी है जो मैंने नेट से निकाला है, तो आप देख सकते हैं। बताते हैं कि अफेक्शन कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड और रेगुलेटेड बाय लॉ, कि जो अफेक्शन है उसको आप लॉ के द्वारा रेगुलेट नहीं कर सकते, उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। अगर किसी को किसी सिस्टम या किसी इंसान के प्रति मतलब अफेक्शन नहीं है तो उसके पास ये राइट है कि वो उसको एक्सप्रेस कर सके। अगर आप उसको आगे पब्लिक में नहीं लाने दोगे तो वो फिर वायलेंस करेगा। ये आप नोट में देख सकते हो, मैंने एक्सप्लेनेशन बता दी। तो अब हम गांधी जी का रिटर्न स्टेटमेंट देखते हैं। तो गांधी जी रिटर्न स्टेटमेंट में बताते हैं कि मैं कितना लॉयल था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, है ना। जब वो इंग्लैंड में थे उन्होंने कितना काम किया, लेकिन ये कैसे हुआ कि मैं डिसलॉयल हो गया, नॉन कोऑपरेटर हो गया, इसके बारे में वो बताते हैं। वो बताते हैं कि मेरी जो पब्लिक लाइफ है वो 1893 में साउथ अफ्रीका में स्टार्ट हुई, लेकिन जो मेरी पहली मुलाकात थी ब्रिटिश अथॉरिटी के साथ वो अच्छी नहीं गई, क्योंकि मैं एक इंडियन था और एज ए इंडियन हमारा कोई राइट नहीं बनता, हमें कोई अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा था। वो बताते हैं आगे कि जब ब्रिटिश एम्पायर की इंग्लैंड एम्पायर बुक में खाली एम्पायर दिया था, तो देख लेना कौन सा एम्पायर है, उसको जब खतरा हुआ 1899 में बोहर के द्वारा, तो उन्होंने अपनी सर्विस वहाँ पर दी, वॉलेंटियर एम्बुलेंस वहाँ पर उन्होंने खड़ी की, और उन्होंने इतनी मदद की लेडी स्मिथ के लिए उतनी कोई कर ही नहीं सकता। फिर बताते हैं आगे कि 1906 में जब ज़िलू रिवॉल्ट हुआ उस टाइम पर भी उन्होंने एक पार्टी बनाई वहाँ पर, स्ट्रेचर बीरर पार्टी, और जब तक वो विद्रोह ख़त्म नहीं हुआ तब तक उन्होंने काम किया। ऑन बोथ दीज ओकेजन आई रिसीव्ड मेडल, और इन दोनों ओकेजन पर उनको क्या हुआ, मेडल भी मिला। और साउथ अफ्रीका में उनको गोल्ड मेडल मिला था, केसर ही हिंद, ये कुछ मेडल का नाम है, याद रखना ये।
फिर बताते हैं आगे कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में लड़ाई हुई, उस टाइम पर मैंने वॉलेंटियर एम्बुलेंस कॉर्प्स की गठन किया, बनाया वहाँ पर, और इंडियन स्टूडेंट्स को मैंने वहाँ पर काम पर लगाया। लेकिन हमको मिला क्या? मैंने इसलिए ये काम किया, देखो कोई कुछ न आपकी हेल्प करता है, उसके पीछे कुछ न कुछ उसका रीज़न रहता है, ऐसे कोई हेल्प नहीं करता। वैसे बताते हैं गांधी जी कि मैंने इतनी हेल्प की ब्रिटिश की, जब वो मुश्किल में थे तब हेल्प की, जब वो ठीक थे उस टाइम पर हेल्प की, लेकिन हमको उससे क्या मिला? हमको उन्होंने जलियांवाला बाग में कर दिया, रिवॉल्ट एक्ट दिया, और जो पीएम थे उन्होंने मुसलमानों के प्रति जो प्रॉमिस किए थे, इंटीग्रिटी ऑफ तुर्की, होली प्लेसेस ऑफ इस्लाम, वो फुलफ़िल नहीं हुए। और जो पंजाब में जलियांवाला बाग में मैसेकर हुआ था, उसको उन्होंने वाइट वॉश कर दिया, उन लोगों को मेडल दिए गए। और वो ये बताना चाहते हैं यहाँ पर कि जो ब्रिटिश ने जो ब्रिटिश है उन्होंने इंडिया को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली हेल्पलेस कर लिया है। बताते हैं कि कल को अगर हम इंडिपेंडेंट भी हो जाएंगे तो हम अपने पैरों पर खड़े नहीं रह सकते। He criticized the British system for exploiting India wealth and resources while deceiving people into believing they were progressing। और ये बताते हैं कि जो यहाँ पर जजमेंट दिए जा रहे हैं, जो भी जजमेंट होता है कोर्ट में, कोई केस चलता है, उसमें 95% जिनको सज़ा दी जाती है वो निर्दोष होते हैं, ऐसा कुछ वो बताते हैं यहाँ। और डिफेंड करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, क्योंकि वो बोलते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मस्ट बी पीसफुली ही डिफेंड इट। लेकिन यहाँ पर ये है कि जो ये वायलेशन हुई थी ये कहीं ना कहीं गांधी जी के थॉट के पीछे ही हुई थी, लेकिन शायद उनका मकसद ये था कि वायलेंस ना हो, लेकिन लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाए। उसके बाद हम ये देखते हैं सज़ा क्या हुई, कोर्ट ने क्या पेनल्टी डाली। तो जजमेंट जब आई तो जजमेंट में जज ने ये पाया कि इनकी देशभक्ति, इनकी मॉरल स्टैंडिंग बहुत अच्छी है, लेकिन वो बताते हैं कि आपने लॉ को तोड़ा है तो आपको इसी हिसाब से आपको हम जज भी करेंगे। उनके केस को कंपेयर किया गया बाल गंगाधर तिलक के साथ। सेम लीगल सेक्शन में गांधी जी को 2 साल की सज़ा हुई, लेकिन 3 काउंट में हुई थी, क्योंकि उन्होंने 3 चार्ज किए थे, जो आर्टिकल पब्लिश किए थे 3 किए थे, तो एक आर्टिकल की उनको 2 साल की सज़ा हुई और टोटल होगी 6 ईयर्स। और जो मिस्टर बैंकर थे उनको लाइटर सज़ा हुई थी, कम सज़ा हुई थी। फर्स्ट 2 काउंट्स के लिए उनको 6 मंथ की सज़ा हुई थी, और जो थर्ड काउंट है उसके लिए उनको 1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट प्लस 1000 रुपी उनको फाइन लगा था। जब मिस्टर गांधी जजमेंट पर आए, उनका मतलब जो रिएक्शन थी जजमेंट पर, वो बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्होंने ये महसूस किया कि मेरा केस लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के साथ कंपेयर किया गया है। लेकिन उनके फ्रेंड इमोशनल थे, उन्होंने उनको बताया कि ये जो टाइम है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद गांधी जी को जेल में ले लिया। जेल का नाम था साबरमती, अहमदाबाद जेल थी। तो बाद में ये सुनने को मिलता है, कहीं कहीं बुक पर ये दिया है कि उनको 2 साल के बाद छोड़ दिया गया था, क्योंकि उनकी हेल्थ ख़राब थी, उस वजह से छोड़ दिया था। तो ये था गांधी जी का ट्रायल, ग्रेट ट्रायल। इस पर मैंने आपको जो समरी थी ब्रीफ में बता दी। आई होप आपको समझ आया होगा, और हो सकता है इसमें कुछ न कुछ बोलने में, क्योंकि थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में भी दिक्कत हो जाती है, कुछ न कुछ गलती होगी। आप बुक से देखिएगा, और नोट्स चाहिए तो आप मुझे जीमेल मेरी दी हुई है वहाँ पर मेल कीजिए, मैं सेंड कर दूँगा। क्योंकि जब नोट्स से देखोगे तो फिर आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। और मेन जो पॉइंट है, जैसे डेट हो गया, फिर एडवोकेट जनरल का नाम, उनका फर्स्ट केस, मम्मी भाई, ऐसा की फैक्ट याद रखिए, ताकि पेपर में आप खुद बना सकते हो क्वेश्चन को। अगर आप
टू द बुक जाओगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आप उतना ही लिख पाओगे जितना आपने नोट बनाया, और नोट वो बनाया है कि हो सकता है उधर भूल भी जाए, तो अपने हिसाब से नोट्स बनाए। तो मुझे पता है टाइम नहीं है अभी, तो मेरे पास नोट्स हैं, आप मुझे मेल कीजिए, मैं आपको नोट प्रोवाइड कर दूँगा। और अगर आप मुझे हेल्प कर सकते हो, कोई फोर्सफुली नहीं है, जो करना चाहता है तो कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर है, उस पर आप मुझे हेल्प कर सकते हैं, और उस नंबर पर मैसेज फ़ोन नहीं करना, वो मेरा नंबर नहीं है। अगर आपको मेरा नंबर चाहिए तो आप मुझे मेल कीजिए। बाकी मैं ये बता दूं आपको कि हो सकता है मैं एग्ज़ाम से पहले रात को मैं इसको अनलिस्ट या डिलीट कर दूं वीडियो को, क्योंकि मेरा मकसद इतना है, सिर्फ आप लोगों को हेल्प हो जाए और मेरी रिवीजन हो जाए। इससे ज़्यादा कुछ मकसद नहीं है। मकसद दो ही है, फर्स्ट ये है कि मेरी रिवाइज़ हो जाए, मुझे रिवीजन हो जाए, और सेकंड आप लोगों को हेल्प हो जाए जितनी हो सकती है मुझसे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। गुड बाय।